हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यानी कि रासो साहित्य तक पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में हम आदिकालीन भक्ति साहित्य से आगे का स्टार्ट करेंगे। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है हिंदी साहित्य की, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आदिकालीन भक्ति साहित्य हमने इससे कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट बनाए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सभी इन पॉइंट ऑफ व्यू क्रमबद्ध अपने नोट्स बनाइएगा। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाए गए पॉइंटों के अगर नोट्स ठीक प्रकार से बनाए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप 28 नंबर, 30 में से 28 नंबर कम से कम, वरना 13 आउट ऑफ 13 बिल्कुल प्राप्त करेंगे आप। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो आदिकाल भक्ति साहित्य, तो इसका पहला पॉइंट है, आदिकाल में सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य एवं जैन भक्ति साहित्य के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। ठीक, इनमें जादू टोना, तंत्र क्रिया, आस्था, मंत्र आदि का समावेश माना जाता है। ठीक है, ये सिद्धों में की विशेषताएं हैं, इसको आप याद रखिएगा। और सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य। अब फिर कोई प्रश्न पूछ ले कि सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हो गई कि सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को ही सिद्ध साहित्य कहते हैं, जिसमें महायान की शाखा वज्रयान की परंपरा में सिद्ध आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर डबल हो गया, लेकिन जो विकल्प यहाँ जो होगा, मतलब अगर कोई आपसे पूछ ले कि सिद्ध कौन सी शाखा में आते हैं, तो आप कहेंगे महायान की शाखा जो है वज्रयान, उसकी शाखा में सिद्ध आते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सिद्धों की प्रमुख भाषा जो होती है अपभ्रंशी भाषा मानी जाती है। ठीक है, और सिद्धों के प्रमुख कवि कौन हैं? सरहपा, सब्रपा, लुईपा और कंडप्पा, ये सिद्धों के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सरहपा को आदिकाल का प्रमुख कवि कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे प्रश्न, अगला जो पॉइंट है हमारा, सरहपा को हिंदी का पहला कवि, यहाँ कवि नहीं होगा, ये कवि है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये कवि है। ठीक है, तो यहाँ आप ये ठीक कर लीजिएगा, ये कवि है। ठीक है, ये कवि नहीं है, ये कवि है। ठीक है, ये कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, क्षमा चाहते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदी की पहली रचना का क्या नाम है? श्रावकाचार है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? देवसेन के द्वारा लिखी गई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। अगले चलते हैं। अब जो ये सिद्ध साहित्य खत्म हो गया, अब आता है नाथ साहित्य। अब नाथ साहित्य के बारे में कुछ पॉइंट दिए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप देखिएगा। ठीक है, अगले पाते हैं। नाथ सिद्धों की परंपरा में शैव धर्म की कोड यानी गोद में उत्पन्न हुए हैं, यानी कि ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नाथ सिद्ध की परंपरा में शैव धर्म की गोद में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गया। और अब ये आता है नाथ संप्रदाय के संस्थापक। अगर आपसे पूछ ले तो कौन है? गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये इंपॉर्टेंट पिक्चर आ चुका है। ठीक है, गोरखनाथ जी को हम किस नाम से जानते हैं? ये भी एक अगली बार जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है 2019 का जो टेट हुआ है ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि गोरखनाथ जी को हम किस नाम से? गोर छपा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोरखनाथ, ये आप याद रखिएगा। अगला जो पॉइंट है, नाथ जो थे शिव के भक्त हैं। ठीक है, नाथों की संख्या अगर आपको पूछे भैया नाथों की संख्या बताओ, तो भाई कितनी है? वो 9 संख्या है। नाथों का प्रभाव प्रमुख रूप से कहाँ है? पश्चिमी भारत। और पश्चिमी भारत कहाँ है? पश्चिमी भारत जो आपका गुजरात हो गया और ये आपका राजस्थान, ये दो पश्चिमी भारत, इसमें नाथों का प्रभाव बहुत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं। गोरखनाथ जी का गुरु का नाम पूछ ले तो ये भी आप याद रखिए, गोरखनाथ जी गुरु का क्या नाम था? मच्छिंद्र नाथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक से आता है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य को हम देखते हैं। जैन साहित्य में बारे में, जैन महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया। ठीक है, ये जैन कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो कौन थे? महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वही जैन कहलाए। ठीक है, अब जैन संप्रदाय के तीर्थक अब पूछ ले कितने हुए हैं, तो आप कहेंगे जैन संप्रदाय के 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है,
अब इसमें पूछ ले प्रथम तीसरे कौन क्या नाम था ये बता दो, तो आप कहेंगे ऋषभदेव। ठीक है, अब कहते हैं आदिकाल के प्रमुख जैन कवि कौन थे भैया, अब ये होते हैं स्वयंभू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ ले आदिकाल के प्रमुख जैन कवि कौन थे भैया, तो आप लगा झट्टे पे आंखें बंद करके लगा देंगे स्वयंभू। ठीक है, अगली रचना है स्वयंभू की प्रमुख रचना क्या है, पद्मचरित। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुकी है 2019 में। ठीक है, अब स्वयंभू के बारे में कोई विशेष तथ्य क्या है कि स्वयंभू की जो रचना है ना पद्मचरित, उसमें श्री राम कथा का 5 कांडों में वर्णन है। ठीक है, और इसकी जैन की प्रमुख, ठीक है ये हो गई। अब पूछे जैन जो कवि थे उनकी भाषा क्या है, प्रमुख भाषा क्या है, तो अपभ्रंश भाषा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, जैन कवियों की जो प्रमुख भाषा है वो अपभ्रंश भाषा है, इसको भी आप देखिएगा। अब एक इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं अमीर खुसरो, उनके बारे में कुछ सीखते हैं, उनके बारे में भी कुछ तथ्य दिए गए हैं, अब उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब अमीर खुसरो, ठीक है, अब कहते हैं अमीर खुसरो का जन्म एटा ज़िले के पटियाली गांव में हुआ है। ठीक है, ये उनके बारे में, एटा ज़िला है, पटियाली गांव है, यहाँ पटियाले नहीं है, पटियाली है। ठीक है, पटियाली। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये देखिएगा पटियाली है। ठीक है, पटियाली, यहाँ मिस्टेक है, ये आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पटियाली है। ठीक है, ये ठीक कर लीजिए, हम बात बड़ी कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो ने अपने आप को क्या कहा है, तूतियाए हिंद, मतलब हिंद का तोता कहा है, और अपनी भाषा को क्या कहा है, हिंदवी कहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अमीर खुसरो गुरु का क्या नाम था, अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं क्या हैं, गज़लिया, मुकरिया, पहलिया, खलिकवारी, ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपको हिंदी साहित्य के तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।